मैंने इस प्राकृतिक खेती को अपनाया। फिर उत्सुकता इतनी ज्यादा थी इसमें, मुझे इतना आनंद आ रहा था। यहाँ के आबो हवा, फूल फल, यहाँ प्राकृतिक वातावरण और जबरदस्त उत्पादन, रसायन मुक्त खेती के जितने भी प्रयोग हैं और अभी भी बहुत सारे बाकी हैं, वो मैं किए हैं और उसके अद्भुत और आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। लॉकडाउन में मोदी जी ने चावल सबको दे दिए, गन्ने का रस हमने दिया, तो लोग इतनी जबरदस्त बिक्री हुई थी यहाँ लॉकडाउन के समय में, जब पूरे दुनिया में जिस समय रोजगार बनता उस समय मेरा रोजगार 5,000 रुपये प्रतिदिन चालू था। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया बाइक टूर मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आपको ये भी पता है कि मैं गांव-गांव जा कर के लोगों से बातचीत कर रहा हूं, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो मज़दूर हों, किसी भी तबके के हों। जिस तरीके की जो भी मैंने टाइटल्स लिए हैं, चाहे वो नो सुसाइड हो, चाहे फाइट फॉर लाइफ हो, किसान बचाओ, खेती बचाओ की बात हो, या फिर इन्वायरमेंट को बचाने की बात है। तो अभी जब मैं कानपुर की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे, तो रास्ते में हाईवे के जस्ट साथ में मेरे को केले की खेती दिखाई दी। तो मेरे अंदर उत्सुकता उत्पन्न हुई कि जब यहाँ आसपास मैं देख रहा हूँ तो या तो खेत खाली पड़े हुए हैं या फिर जो सभी खेती करते हैं लोग वैसी ही खेती की हुई है। तो जब उस उत्सुकता में मैं नीचे उतरा हूँ, रोड से नीचे आके मैंने बात की है किसान से, तब मेरे को पता चला कि ये केले की खेती ही नहीं की है, साथ में जैविक खेती भी कर रहा है। और उससे और बड़ी बात फिर जब ढूंढने से मेरे को मिली कि एक किसान, वो भी ऐसा किसान जो कि बिल्कुल युवा है और प्राकृतिक खेती कर रहा है। तो सर्च करने पर घर तक मैं पहुंचा हूं और उनसे मुलाकात करने के बाद उनसे खेत में ही अब हम मुलाकात कर रहे हैं। तो सचिन जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और ये मेरा गांव साथी है और जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में हूँ। मैंने 2017 में एक शिविर किया था, सुभाष पालेकर जी, जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि, उस समय इस कृषि पद्धति का जो नाम था वो शून्य लागत प्राकृतिक कृषि था। तो उस समय और काफी मुझे उत्सुकता थी कि मैं किस तरह खेती को रसायन मुक्त करूं, क्योंकि काफी सारे जो डिसएडवांटेज थे वो मेरे सामने आ रहे थे। केमिकल के जो प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं, तो एक उत्सुकता थी। उस समय मैंने ट्रेनिंग की 2017 में। वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद जो सबसे प्रथम जो कार्य मुझे जो मिला वो था एक देसी गाय अपने यहाँ रखना। वो मुझे एक चमत्कारी प्राणी बताया था। उससे पहले मैं देसी गाय का दूध भी पीना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मेरे सामने हमेशा एक भैंस हमारे परिवार में रखी थी, देसी गाय। तो देसी गाय, उसका नाम लक्ष्मी था, मैं उसको लेके आया अपने यहाँ। उसका गोबर गोमूत्र कलेक्ट करना शुरू किया मैंने अपने यहाँ। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही उपहासों का मुझे सामना करना पड़ा था, लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी मेरे लिए, वो मेरे पिताजी मेरे साथ थे। वाह, तो वेरी गुड। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि कोई क्या कर रहा है। उस समय मैंने इस खेत में जो भी गोबर गोमूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत मैंने बनाकर इसमें डालना शुरू किया। मैंने दिसंबर 2017 में ट्रेनिंग की थी। सबसे पहले मैं आपको अभी गन्ना दिखाऊंगा, उसका एक पूरा जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है गन्ने की, वो अद्भुत है। वो आपको मैं, अगर पूरी वीडियो हुई तो मैं बताऊंगा आपको किस तरह। हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, पर मेरी असल में जो सवालों की उत्सुकता है वो यहाँ से शुरू होती है कि एक नौजवान और वो खेती की तरफ चला गया, तो ये एकदम से कैसे विचार आया? क्योंकि आज तो युवा जो है वो नौकरी की तरफ या बिजनेस की तरफ या किसी और चीज की तरफ जा रहा है, वो खेती की तरफ नहीं जा रहा है कम से कम। तो ये जो खेती थी, मुझे आखिरी में जब मैंने पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई के दौरान ही पारिवारिक स्थिति मैंने देखी अपनी और समझी, और पापा से कहा मुझे भी अपने परिवार में जो आर्थिक जो हालत है इसमें भी सहयोग करने का मौका दें। तो मुझे लगा कि खेती ही मुझे कार्य के रूप में विरासत में मिली हुई है, और इस खेती को किस तरह हम जो इसको मॉडिफाइड करें या किस तरह हम इसको नया आयाम दें इसको, तो वो प्राकृतिक खेती में मतलब एक्सपेरिमेंट कैसे किए जा सकते। तो यहाँ सैकड़ों हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और एक उत्साह जो बढ़ता चला गया। फिर खेती से मैंने हाथ पीछे नहीं हटाए।
और इस खेती ने, इस प्राकृतिक खेती ने, इस श्वास पालिका नेचुरल फार्मिंग या हम्म। गाय आधारित खेती या प्राकृतिक खेती का, इसने मेरा इतना ज्यादा सहयोग, इतना भरपूर सहायता की है कि मैं इस पद्धति का ऋणी रहूंगा हमेशा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे मैंने भी छोटा सा एक चैनल बना रखा है। अच्छा, तो very मैं good। वीडियो बना बना के कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ सबको। और यही इच्छा है कि लोग इसको समझें और करें। तो इसमें जैसे ही मैंने इस प्राकृतिक खेती को अपनाया, फिर उत्सुकता इतनी ज्यादा थी इसमें, मुझे इतना आनंद आ रहा था। यहाँ के आबो हवा, फूल फल, यहाँ प्राकृतिक वातावरण और जबरदस्त उत्पादन, स्वादिष्ट और सब देसी। तो फिर मैंने और नहीं लगा कि इससे बड़ा कोई काम हो सकता है मेरे लिए। फिर मैंने आगे भी इसी को संभालने का जो प्रण किया है मैंने। तो इसके आगे की जो बात है कि खेती आपको ठीक लगा कि भाई क्या नाम है, पुश्तैनी काम था, फादर कर रहे थे और परिवार के सदस्य कर रहे थे, तो वो आपने करना शुरू कर दिया। पर ये फिर नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, इस तरफ कैसे रुझान एक और बार कैसे जुड़ाव हुआ? एक बार हम लोग यहाँ आलू करने के बाद खीरा लगाते हैं। तो एक बार मैंने खीरा खा लिया था। अच्छा जी। तो डॉक्टर बताते हैं कि खीरा खाने से जो डिहाइड्रेशन, जो बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हो जाता है या कोई बीमारी वैसी हो जाती है, पानी कमी, उसमें खीरा ककड़ी ऐसी फल खाने चाहिए। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो रहा था कि खीरा ककड़ी खाने से उल्टियां और दस्त हो रहे थे। अरे, जहाँ से मैं बीज लाया था वो यही आए थे कृषि वैज्ञानिक कहें या फिर उनको क्या कहें, उनसे मैंने पूछा था ऐसा क्यों हो रहा है। कि मैंने वो ककड़ी और खीरा खाया, उसके बाद मुझे उल्टियां शुरू हो गई, शाम को छाले निकल आए मुंह में और दस्त हो गए, ये सब। बोले आप मत खाइए इसको, आप मंडी भेजिए केवल, इसमें अत्यधिक रसायन के कारण ही ये सब। तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर एक जो मेरे अंदर एक जो लक्ष्य पैदा हुआ वो ये कि हम इसको किस तरह जहर मुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये तो तब आपका हुआ, पर ये तो आपने सोच लिया कि भाई इसको जहर मुक्त करें, आपको एक नज़र मिल गई कि भाई हमारी जो फसल है वो जहर मुक्त होगी तो अच्छा रहेगा। फिर ये कैसे पता कि किन से, कहाँ से सीखें, किस से सीखें, क्योंकि चारों तरफ तो जो है रसायन डालने वाले लोग हैं जी। तो फिर ये जो जैविक खेती करने वाले लोग या फिर उसके बारे में बताने वाले लोग वो कैसे मिल गए? जब खेती के क्षेत्र में मेरा जो इंटरेस्ट था वो बढ़ने लगा, तो मैं छोटी छोटी गोष्ठियां अटेंड करने लगा था। पिताजी भी साथ जाते थे मेरे। वाह। तो मैंने अपने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर एक कृषि वैज्ञानिक से इस विषय पर चर्चा की। तो उन्होंने इतना जटिल कॉन्सेप्ट मुझे बताया था, वो मेरी समझ में बहुत कम आया। उसी दौरान फिर मैंने अपने हमारा जिला मुख्यालय फिरोजाबाद का, वहाँ एक जो है गोष्ठी हुई थी। तो वहाँ एक झांसी से आचार्य योगर्षि अविनाश जी करके आए थे। तो उनको जब मैंने सुना, दूसरे दिन हमको बताया गया कि आचार्य अविनाश जी आ रहे हैं और प्राकृतिक कृषि पर एक देसी गाय से 20 से 30 एकड़ खेती कैसे करें, इस विषय पर वो कल यहाँ व्याख्यान देने वाले हैं। तो दूसरे दिन हम पिताजी के साथ पहुंचे, उनका कॉन्सेप्ट हमने सुना पूरा। लेकिन वहाँ वो कॉन्सेप्ट, उनकी जो व्याख्यान था वो पूरा नहीं हो पाया किसी वजह से, किसानों की समझ में नहीं आ रहा था या फिर वहाँ कोई और प्रॉब्लम थी। फिर लेकिन वो कुछ बातें थी जो मुझे टच कर गई थी। जो गोष्ठी खत्म होने के बाद मैंने पर्सनल उनसे आग्रह किया कि मुझे इसकी ट्रेनिंग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 50 किसान आप इकट्ठे हो जाइए तो ट्रेनिंग हम करा देंगे। मैंने कि मुझे 50 कहाँ से लेकर आऊं, मेरे अंदर जो इच्छा जाग रही है इस ट्रेनिंग के लिए वो मुझे चाहिए। तो फिर उनके संपर्क में लगातार बना रहा। तो मुझे एक डेट मिली 2017 में, 2017 दिसंबर, लखनऊ रमाबाई पार्क स्टेडियम जो है अम्बेडकर कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग का एक शिविर आयोजन हो रहा है, जिसका नाम उस समय शून्य लागत प्राकृतिक कृषि था जी। तो वहाँ मैं गया और कोई नहीं गया था मेरी डिस्ट्रिक्ट से। तो वहाँ जाकर मैंने ट्रेनिंग 6 दिन ट्रेनिंग ली। वो ज्ञान इतना सूक्ष्म और इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त प्रभाव डाला मेरे अंदर, इतना ऊर्जा से भर दिया मुझे कि मैं अपने हाथ नहीं रोक पाया। और आते ही जो मुख्य काम था, मैंने आपको बताया कि वो देसी गाय, वो मेन उसमें, तो देसी गाय मैंने यहाँ पड़ोस के किसान से हाथ जोड़ के उनकी बेटी को 1100 रुपए दिए और कहा भाई मुझे गाय आपकी चाहिए। उसका नाम मैंने लक्ष्मी रखा। अच्छा। उसका गोबर गोमूत्र मैंने इकट्ठा करना शुरू किया और तभी से मैंने जो रसायन मुक्त खेती के जितने भी प्रयोग हैं
और अभी भी बहुत सारे बाकी हैं, वो मैंने किए हैं और उसके अद्भुत और आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं, केला, गन्ना या अन्य फसलों में। और कुछ फसलें ऐसी रह गई हैं जिन पर मुझे अभी प्रयोग करना बाकी है। तो ये बात हुई कि आपका उत्साह बढ़ा, आपने उसके बाद जो ना ढूंढना शुरू किया, आपको अमोल पालेकर जी का ग्रुप मिला, उन्होंने आपको ट्रेनिंग्स दी और इस चीज़ों में बढ़ाए। ठीक बात है कि भाई सीखना और सीख के आगे बढ़ना एक अलग मामला है, परंतु जब काम करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। तो आपके सामने भी कुछ ऐसी चुनौतियां? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा था कि गोबर गोमूत्र से किस तरह खेती कर सकते हैं, एक देसी गाय कैसे खेती कर सकती है, तो ये किस तरह संभव है। तो समाज का जो सहयोग था वो नेगेटिव था मेरे लिए, बिल्कुल। नकारात्मक बातें करते थे मेरे सामने। तो उनको मैंने सकारात्मक लेकर मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे जो उसके परिणाम थे, इस खेत की जो सुंदरता थी, मैं आपको कुछ फोटोज भेजूंगा पुराने, आप देखकर आपकी जो है बहुत अच्छा लगेगा। वो आप जब देखोगे कि किस तरह उत्पादन इसका हुआ है, किस तरह यहाँ का जो वातावरण हुआ है, मिट्टी किस तरह हुई है, केंचुओं का प्रभाव कितना हुआ है यहाँ, तो ये सब जब धीमे धीमे मेरे सामने आए तो फिर वो सारी कठिनाई थी वो सब दूर होती चली गई। तो उसके बाद जब चुनौतियों का आपने सामना किया और उनसे आपने पार पा ली, तो फिर रिजल्ट किस तरीके के आने शुरू हो गए? मेरी सर्वप्रथम जो गन्ने की मैंने फसल लगाई थी, मैंने लगभग 1.5 एकड़ गन्ने में मात्र 380 गन्ने लगाए थे और 700 कुंटल। हम उधर भी बढ़ लेते हैं अभी धीरे-धीरे करके। जी स्टॉप कर दीजिए। नहीं, चलता रहेगा, कोई बात नहीं, बाद में करते हैं। तो अभी हम खेती की तरफ, जो गन्ना की खेत है उस तरफ भी जाएंगे। तो क्या रहा फिर खेत आपने शुरू किया गन्ने की खेती, उसके बारे में? वो गन्ना मैंने जो लगाया था 380 गन्ने मैंने लगाए थे इस एरिया में, और 380 गन्ने लगाने के बाद उसका जो उत्पादन हुआ वो 700 कुंटल से ऊपर गया था। और जी अभी आगे आ जाइए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कुछ मैं बारीक चीजें भी बताऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं गन्ने के साथ मैंने यहाँ हल्दी भी कुछ एरिया में लगाई थी। और यहाँ जब मैंने गन्ना लगाया था तो वो जो कॉन्सेप्ट था शून्य लागत किस तरह करें फसल को। अच्छा, तो शून्य लागत करने का मतलब गन्ने के साथ मैंने दालें, धनिया ये सब लगाया था, और जो दालें धनिया से उत्पादन हुआ था वो सारे जो उसका जो उसमें लागत मूल्य लगा था वो लागत मूल्य उसमें उसी समय निकल गया था मेरे लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जी, तो ये बात हुई कि भाई आपको जो है शुरुआत में ही रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, क्योंकि जैविक खेती के बारे में ये कहा जाता है कि थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ता है, तब उसके बाद कुछ रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं। तो आपको शुरुआत में मिलने लग गया, क्योंकि रिजल्ट देर से आता तो लोग जो है फिर उससे दूर भी होते चले जाते हैं। तो ऐसा भी कुछ आपको देखने को मिला? हम मिट्टी को जितनी जल्दी तैयार कर लें, या हमने रासायनिक खाद और केमिकल डाल के जो मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो हमने डिसबैलेंस जो हम कर रखी है, या फिर जो पोषक तत्वों की जो कमी आई है मिट्टी में, या जो भी इम्प्योरिटीज इसमें बढ़ी हैं, उसको अगर हमको सही कर दें तो फसल का उत्पादन हमको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो हमने इसमें इतना जीवामृत लाया है, और आप देख रहे हैं ये हमने ये गन्ने का जो कास्ट था, ये पत्ता, ये हमने बिल्कुल हटाया नहीं है, ना ही इसमें निकाला, इसी खेत को खिलाया है हमने, ना ही इसमें आग लगाई है। और आग गन्ने के किसान क्यों लगाते हैं, आप ये देख रहे हैं, आप ये गन्ना तीसरे वर्ष का है ये, और कोई भी कमी नहीं लग रही है इसमें, यहाँ के इसके पत्तों में, उत्पादन में। टिलरिंग देखिए आप, एक ही गन्ने में किसी में 20-20, 30-30, 40-40 तक उसमें टिलरिंग है, फुटाव इसका जबरदस्त है। तो मैंने जो पहला प्रयोग था प्राकृतिक कृषि में गन्ना और केला, और उसके साथ 6 फसली लगभग थी, दर्जन भर के करीब 6 फसल मैंने साथ में लगाई थी, मिर्च, बैगन, धनिया, दालें, वो जो सबका कॉम्बिनेशन था वो अत्यंत सफल था। मतलब ये है कि भाई आपने बाकी किसानों की तरह से सीधा जो है गेहूं और धान के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बल्कि आप थोड़ा सा हट के
और जिसमें सह फसलें लगाई जा सकती है वो एक्सपेरिमेंट किया, ताकि जी। क्या नाम है, अगर एक फैल होती है तो दूसरी फसल जो है आपको कम से कम मिल जाए और हम जी, आपकी जी। लागत आ जाए, जिससे ताकि निराशा ना आए। तो ये एक बिल्कुल अच्छा किसानों के लिए जो जैविक खेती करना चाहते हैं उनके लिए संदेश है कि भाई उन्हें ऐसी फसलों का चयन करना होगा जो थोड़ी सी डिफरेंट है और जहाँ पे सह खेती की जा सकती है। जी, जी। तो अभी जैसे आपने बताया कि इस गन्ने की खेती में भी आपने हल्दी लगा रखी है, जी। तो कुछ और भी खेती इसमें कर रखी है किसी और फसल को? गन्ने के साथ प्रथम वर्ष में जब मैंने गन्ना लगाया था, हम्म तो उस समय मैंने सह फसल के रूप में हल्दी, हम्म धनिया हम्म और उड़द और मूंग की दाल लगी थी। हम्म थोड़े से एरिया में प्रयोग के तौर पर मैंने मूंगफली भी लगाई थी। वाह, बहुत तो बढ़िया। हम्म क्योंकि प्राकृतिक खेती में दूरी हम रखते हैं, हम्म जिससे गन्ने का फुटाव और गन्ने का जो साइज है हाँ, वो अपनी जगह जो पूरा साइज अपना बना फुटाव और सके। जी। फैलाव जो है वो हाँ। अच्छे से हो सके। तो हाँ प्राकृतिक कृषि में हम दूरी का बहुत ध्यान हाँ रखते हैं। हाँ हाँ तो बीच में जो जगह है वो खाली ना जाए, हाँ, उसका सदुपयोग हम करें समय से। समय से। गन्ने का समय आया तब तक वो खाली हो जाए। तो ये बात हुई कि भाई क्या नाम, आपने प्रयोग भी कर लिए, आपकी फसल हो भी गई, तो फिर मार्केट की जब बात आई तो फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई किया? देखिए मार्केट में हमको हमने फरवरी में गन्ना लगाया था, फरवरी मार्च में। हम्म और 12 महीने बाद उन्हीं दिनों में हमको हम्म जनवरी या फरवरी से हमको गन्ना प्रारंभ हो गया था मिलना। हम्म, तो हमने कोलू आपको दिखाया था रस निकालने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो हमने हमने पापा ने किस तरह बंदोबस्त करके उस समय एक बड़ा एक अद्भुत कहानी है, वो हमारी पारिवारिक या व्यक्तिगत कहें उसको। हाँ हाँ, तो एक हमने कोलू लगाया रोड पे और वही एक इंजन लगाया हम्म और वहाँ हमने गन्ने का शुद्ध प्राकृतिक अत्यंत स्वादिष्ट, हम्म जिसने एक बार पिया वो भूला नहीं कभी। भूला नहीं कभी। मात्र 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हम्म हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल डिश बनाई जाती है भारतीय, एक परंपरागत, हम्म, उसको बोलते हैं रस खीर। वो चावल और गन्ने के रस से गन्ने के बनाई रस जाती से है। बनती है, तो ठीक है, एक मैंने एक खाई हाँ है, हाँ पर जी वो हाँ जी हाँ जी। प्राकृतिक उसकी नहीं खाई है, अच्छा जैविक अच्छा। खेती की नहीं खाई है, बट वो मैंने गुरुद्वारे में बहुत खाई है तो जी। एक हाँ एक हाँ, गन्ना एक एक व्यक्ति जो रस लेने आता था, तो मिनिमम जो है 5 लीटर वो रस लेता। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति आए कि वो हम्म 50-50 लीटर रस ले जाते थे यहाँ से। हाँ, तो तो वहाँ एक गन्ने का जो सप्लाई का जो केंद्र था वो जबरदस्त था। हम्म इस बार भी यही हुआ है। हम्म लॉकडाउन में मोदी जी ने चावल सबको दे दिए, हम्म गन्ने का रस हमने दिया। तो हम्म लोग इतनी जबरदस्त बिक्री हुई थी यहाँ लॉकडाउन के समय पे, जब पूरे दुनिया में जिस समय रोजगार बनता उस समय मेरा रोजगार 5,000 रुपये प्रतिदिन चालू था। वाह, और बहुत ये जो बढ़िया बात। गन्ना है ये हम्म हाल फिलहाल खत्म नहीं होता, उत्पादन ही हम्म इतना ज्यादा है इसमें। हम्म, ये तो आप थोड़े से कोने में आप 5,000 का प्रतिदिन हाँ जो है। अभी तक मैंने इसको अभी 5-6 दिन पहले मैंने इसको खत्म किया है गन्ने को। आखिर में आकर मैंने कुछ काकवी बनाई है राव, वो मैं आपको अभी उसका स्वाद चखाऊंगा। हाँ हाँ आखिरी में जब रस की बिक्री कम होगी, थोड़ी बारिश बारिश सी होने लगी थी, हाँ हाँ, तो फिर मैंने एक उसकी जो राब बनती है, लिक्विड जैगरी जिसे बोलते हाँ हैं हाँ राब, वो बहुत ही उच्च दर्जे की हाँ राब बनाई मैंने। उसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। हाँ हाँ, तो इस तरह हम इसको प्रोसेस करके मार्केटिंग में अब दिल्ली भेजता हूँ अपनी राब, जहाँ से लोग मांग रहे हैं पैकिंग करके मैं भेजता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको और बेहतर पैकिंग या वैल्यू एडिशन इसको किस तरह करूँ, तो इस पे भी मेरा अभ्यास जारी है। तो इस तरह मैंने मार्केटिंग की ओर। तो ये बात हुई जो ट्रेडिशनल फसल हैं, भाई गन्ना ट्रेडिशनल में ही माना जाता है जी जी यूपी में जी तो खास तौर जी पे। जी जी। पर ये केले की कैसे आपको ध्यान आई कि भाई केले की भी फसल जो है वो की जा सकती है या फिर की जानी चाहिए? सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद हम्म 1 महीने बाद एक विजिटिंग प्रोग्राम था। हम्म उस विजिटिंग प्रोग्राम में पापा को मैंने भेजा था। मैंने की ट्रेनिंग मैंने ले ली है, अब साक्षात कृषि दर्शन जो है वो आप करिए। तो मैंने महाराष्ट्र उनको भेजा था। तो उनकी भी पहले भी इच्छा थी कि केले की फसल हम यहाँ एक प्रयोग करके दे सकते हैं कि सफल होती है या नहीं। लेकिन जब महाराष्ट्र गए, वहाँ उन्होंने देखा कि G9 किस्म के केले यहाँ बहुत अच्छे प्राकृतिक कृषि में हैं। तो फिर आके पूरा मन बना लिया कि हम जुलाई में केला लगाएंगे। तो केला जो है, फिर आप कह रहे हैं कि दूसरा साल है ये आपका, तो उसके लिए मार्केट कैसे आइडेंटिफाई की? और जैसे आपने गन्ने का तो चलिए आपने उसका रस किया और उसके खीर में यूज किया, और उसके बाद जो है जैगरी लिक्विड में आपने तैयार कर ली, तो वो किया। तो केले को कैसे आपने फिर सेल आउट किया? देखिए
प्राकृतिक कृषि में या जहर मुक्त कृषि में जो केले की बनावट है और जो उसके अंदर जो चमक है वो इतनी जबरदस्त है। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पे सब्जी मंडी है। वहाँ जाकर आप ताजा ताजा ले जाइए तो आपको जैविक के दाम मांगने की जरूरत नहीं है। पहली अच्छा बात, जी। आपको वहाँ कहने की जरूरत नहीं है साहब ये जहर मुक्त है या केमिकल फ्री है, क्योंकि वो लोग समझते नहीं है और हमको देना ही है। वो चमक और ताजा जो आप वहाँ मिलते हैं तो 20% से 25% दाम वो वैसे ही बढ़ जाते हैं। मान के चलिए 16 रुपए किलो अगर मार्केट का दाम है तो 20 रुपए से लेकर 22 रुपए किलो वो वहीं खरीद ले जाते हैं, यहीं से ले जाते हैं, जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, वो खेत से ही आकर यहीं जो से ले है जाते वो हैं। ले जाते हैं। अब ये पौधे मैंने यहीं से निकाल के तैयार किए हैं। ये तो कुछ किसानों को जैसे पौधों की जरूरत पड़ती है तो वो पौधे भी यहाँ से मैं ये पौधे भी इन्होंने तैयार किए हुए हैं, तो वो भी ले सकते हैं जो भी देखने वाले हैं। तो एक चीज और मेरे दिमाग में जो आ रही है कि आपने ये फसल कर ली सिर्फ और सिर्फ जो है इससे, क्योंकि एक बार की फसल से सिर्फ फसल ही होती है, उसके बाद वो पौधा खत्म हो जाता है, दोबारा से वो उगता है जी। तो मैं साउथ में देखता हूँ, मैं जो है वहाँ पे वीडियो बहुत सारी देखी हैं कि इस पत्ते को जो है वो खाने में इसके ऊपर खाते हैं। जी, जी। किसी और भी तरीके से यूज करते हैं। तो आपके तो सिर्फ और सिर्फ फल हो रहा है इससे। हमारे जो पत्ते जो निकलते हैं वो केवल खेत खाता है। जैसे इसकी आप देख रहे होंगे हमने काट के नीचे डाल दिए हैं। हाँ। तो जो भी पत्ता नीचे झुक जाता है या टूट जाता है उसको हम गड़ासे से काट के और नीचे बिछा देते हैं तो वो इन्हीं पौधों का भोजन बन जाता है। अच्छा जी। हाँ। नहीं, अगर वो बात ठीक है कि भाई फसल जो है उसी में मिट्टी में मिल जाना, वो एक जैविक खेती में जो एक खाद का तौर पे उसको काम आ रही है, परंतु उसको अगर उत्पादन के हिसाब से भी तो शायद यूज किया जा सकता है फाइबर निकालने की। हाँ, इसके रेशा निकाल के अगर हम इसका प्रशिक्षण मैंने आज से 2 साल पहले सोचा था कि कहाँ इसका प्रशिक्षण मिले। इसके प्रोडक्ट्स मैंने देखे थे कि इसका रेशा निकाल के हम बहुत सी अद्भुत चीजें बना सकते हैं, इतनी आकर्षित कि हम सोच नहीं सकते और बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल तो वो भी बना सकते हैं अगर प्रशिक्षित हो कोई। और इसके प्रोडक्ट्स जो है इसका फाइबर निकाल के ये पूरा प्रोसेस करके इसको तो इसका सदुपयोग हो सकता है पूरा पौधे का। तो ये भी एक मतलब इनकम इससे भी बढ़ाई जा सकती है, सिर्फ फसल से नहीं बढ़ाई जाएगी। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास सिर्फ पत्ता लेने के लिए कि भाई साहब मुझे यहाँ केले के पत्तों पर सबको खाना खिलाना है, मेरा छोटा सा कार्यक्रम है। तो ठीक है विनी कि आप यहाँ से ले जाइए। ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं कभी किसी से मना नहीं करता और बहुत अच्छा लगता है मुझे और कहता हूँ भाई साहब मुझे भी निमंत्रण करें आप। हाँ, और उससे जो है ना बाकी लोगों में भी एक संदेश जाता है कि भाई वो जो जिस तरीके से डोंगे आ रहे हैं, डोने आ रहे हैं या फिर क्या नाम उसमें ना यूज करके और शुद्धता के लिहाज से भी, और कोरोना काल में तो बहुत जरूरी है कि भाई ताकि एक चीज जो है दोबारा यूज नहीं हो, ताकि वो किसी दूसरे को भी ना लगे। तो सचिन जी, आप बहुत अच्छे से एक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप सीख रहे हैं। अब क्योंकि मैं देखता हूँ किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है इनकम की। वो भी आपने बताया कि भाई फसलों का कैसे रोटेशन करके और कैसे जो है उनसे फ़ायदा लिया जा सकता है, पर उसके बावजूद भी आज युवा जो है वो खेती की तरफ नहीं जा रहा है। तो हमारे दर्शकों को या फिर क्या संदेश देना चाहिए खासकर युवाओं को खेती के बारे में? अगर हमको विरासत में कहें या पुश्तैनी कहें, हमारे पास खेत हैं तो उसके बारे में या खेतों को भूले नहीं। शहरीकरण ठीक है, चलिए शहर जरूरी है, वहाँ भी शहर में अगर काम रुक गई तो कुछ नहीं होगा, लेकिन किसान रुक गया तो कुछ नहीं होगा। आज के दौर में अभी देख रहे हैं आप, इस समय दुनिया में सब कुछ लगभग बंद है लेकिन खेती चालू है। ये यहाँ सब कुछ है खेती में। ये मुझे लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ इसमें इनकम भी बहुत अच्छी है, शुद्ध खाने के लिए मिलता है, यहाँ शुद्ध आबो हवा है, सब कार्य करने में बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे बहुत सी बातें हैं युवाओं के लिए कहने के लिए, तो मैं कम शब्दों में से नहीं कहूंगा, लेकिन जिन जिन के पास अभी खेती और जो इच्छुक है, मैं देख रहा हूँ कि हजारों युवा ऐसे हैं जो खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उनको एक जो है कोई सीढ़ी नहीं मिल पा रही है, एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो प्राकृतिक कृषि के या जैविक कृषि के ये जो इसके जो प्रशिक्षण वर्ग हैं जो बढ़ाए जाएं और जो युवाओं को जो इच्छा हो रही है उनकी खेती करने की, हम कृषि में आगे बढ़ें, तो वो
उसमें प्रशिक्षित हों और खेती करें। हम आपका नंबर भी जो है जब इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो क्या नाम है आपका नंबर भी इसके साथ शेयर करेंगे, ताकि क्या नाम है जिन युवाओं को या जिन भी किसानों को जैविक खेती या खेती के बारे में कुछ जानकारियां चाहिए या जो चुनौतियां आती हैं उसके बारे में कुछ बात करनी होगी तो वो आपसे बात कर पाएंगे। बिल्कुल, आप मैं अपना नंबर अभी दे दूंगा आपको, और मेरा नंबर वैसे भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये नंबर है, और पूरे हिंदुस्तान से लगभग जहाँ जहाँ संपर्क में किसान है वो मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं, बारीकियां पूछते हैं सारी, तो हम डिटेल में उनसे बात करते हैं। काफी बहुत अच्छा लगता है, और बहुत से युवा किसान हैं मेरे जैसे जो अभी 2 साल से 1 साल से खेती कर रहे हैं, आज वो बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और युवाओं के लिए संदेश तो यही, एक बहुत बड़ा आयाम है ये खेती का, इसको समझिए। और इतना बड़ा है, आज विदेश में केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सर्टिफाइड आइटम्स की बहुत बड़ी डिमांड है। हाँ। मैं जो गा रहा हूँ उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि खाने वाले देश में अपने 135 करोड़, और उत्पादन करने वाला केवल अकेला में अकेले आप। हाँ। या फिर मुझ जैसे लाख 2 लाख हाँ किसान, चुनिंदा लोग जो बस। हैं। तो हम सब मिलकर एक इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म खड़ा करें इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तो आसमान छुएगी ये। आप थोड़ा सा समझिए इसको। और जो विदेशी लोग हैं जो अपने आप को हाईली इंटेलिजेंस कहते हैं कि हम केमिकल चेक करके जो है खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो उनको केमिकल फ्री चाहिए। आप दीजिए हाई उच्च मूल्यों पर भारतीय उत्पाद, इतने स्वादिष्ट उत्पाद बनते हैं भारतीय, परंपरागत, मैं बनाता हूँ खुद, यहीं से भी निकलते हैं हमारे खेतों से सारी चीजें। तो उनकी देखिए आप हाईली, और उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, ताकतवर, वो सारी चीजें बिल्कुल उच्च लेवल की हैं। तो युवा इस चीज को सीखें, समझें और शुरू करते हैं ये सब। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, और इतना ही कहूंगा कि मेरा जो अनुभव रहा है इसमें पिछले 2-3 साल का, तो मैं पूरा अनुभव मैं बताऊंगा, जितना मैं जानता हूँ वो पूरी ईमानदारी से बताऊंगा। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप और मेरी कोई पर्सनल इसमें लोभ लालच जैसी चीज नहीं होगी। नहीं, वो अगर मान लो हमारा लोभ लालच है भी तो भी क्या नाम है, जो सामने वाले को फायदा होगा, वो जो रूटीन खेती कर रहा है, जो आसपास जो खेती हो रही है, उससे कहीं बेहतर उसको खेती मिलेगी और कहीं ज़्यादा उसको मुनाफा मिलेगा, जिसके लिए हम खेती करते भी हैं। तो दोस्तों, आपके पास जब भी ये वीडियो पहुंचे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे को सुझाव भी दीजिए, और आपको कैसी लगी वीडियो उसके लिए कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब। मैं अपना नंबर आपको बता देता हूँ। जी, नंबर इन्हीं के मुँह से भी हम सुन लेते हैं जी। यूट्यूब पर आप ये नंबर सीधा सर्च ऑप्शन पर सर्च करेंगे तो भी फिर वहाँ मेरा जो वीडियोस अपलोड हैं वो आपको मिल जाएंगी। 90 12 62 16 00 9012621600। राजपूत फार्म्स के नाम से यूट्यूब पर हूँ, और सचिन कुमार राजपूत के नाम पर फेसबुक पर हैं जी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे, और वीडियो के अलावा भी हम इतर भी इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो वीडियो के लिए धन्यवाद सचिन जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।